जूरिस्प्रूडेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं सारे स्कूल्स। अगर स्कूल्स में किसी को प्रॉब्लम है तो भाई आप लोग बिल्कुल बताइए कि आपको इस स्कूल में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आएगा जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करिए पढ़ाई। सारे स्कूल्स हो चुके हैं। अब आपका जो एक सेकेंड पोर्शन है जूरिस्प्रूडेंस का वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमको पढ़ना है स्टेट के बारे में, सोवरेनिटी के बारे में, है ना। और जुडिशल जो हमारा ये होता है जिसको हम बोलेंगे न्याय प्रशासन, उसके बारे में। तो अब ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेम में आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। थोड़ा बहुत डेफिनेटली याद होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, पर हाँ इसमें जूरिस्प्रूडेंस में और जो नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस के स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमको फोकस जो करना है वो करना है हमारे जो स्टेट के ओरिजिन की थ्योरीज हैं उस पर। देखिए स्टेट क्या होता है ये, और स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं। अब एक चीज पहले यहाँ समझ लेना जरूरी है कि स्टेट के बगैर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, पहली चीज। फिर सेकंड, ह्यूमन नेचर के बारे में आप लोगों को समझना जरूरी है कि क्या ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, क्या हम लोग, एक बोला है ना अरिस्टोटल ने कि हम लोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, सोशल एनिमल हम लोगों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, सभी के साथ रहना पसंद करते हैं, पीसफुली रहना पसंद करते हैं। अब एक जो मैंने सेंटेंस बोला कि पीसफुली रहना पसंद करते हैं, तो ये पीसफुली रहने के लिए एक जो मेन चीज होती है वो होती है कि हमारे राइट्स का वायलेशन ना हो, फिर हमें प्रोटेक्शन मिले, फिर उस प्रोटेक्शन के साथ जो एक सिस्टम हो जिस सिस्टम के साथ हम अपनी जो भी बेसिक हमारे गुण हैं, ह्यूमंस के जो हमारे बेसिक ऐसी स्ट्रेंथ है, जैसे कि हर एक जूरिस्ट ने ह्यूमन नेचर को अलग अलग डिस्क्राइब किया है। अब इन सब के साथ उनका ये मानना है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग पीसफुली रहना चाहते हैं या ह्यूमन नेचर के साथ कुछ अच्छी चीजें जुड़ी हुई है तो डेफिनेटली कुछ बुरी भी जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पर स्टेट एक ऐसी संस्था बोला गया है जो इस कॉम्बिनेशन को प्रॉपर मेंटेन रखता है। क्योंकि ये फैक्ट है, आज हम खुद का पर्सनल आप असेसमेंट करेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि हाँ हमारे अंदर कुछ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। उन बुराइयों के साथ रहना, सरवाइव करना कितना टफ होता है और कितना इजी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट हमारे इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब है एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एस्टैब्लिश फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स बाय सर्टेन मीन्स यहाँ पर जो स्टेट है वो स्टेट का मेन पार्ट है कि हम लोगों के बिहेवियर को, जैसे लॉ हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ये लॉ का डेफिनेशन हो गया। अगर बड़े लेवल पर हम उसे देखें, बड़े लेवल पर देखने के साथ एक सिस्टम के तौर पे देखें तो यही काम स्टेट भी कर रहा है। उसी के साथ स्टेट कुछ और काम भी करता है कि वो हमें हर तरह की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जो बीइंग ह्यूमन हमें चाहिए या जो हमारी नीड है सोसाइटी से। जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी और स्टेट ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इससे आप लोग अग्री होते हैं या नहीं होते हैं, बट ये फैक्ट है बहुत बड़ा कि सोसाइटी, हम लोग स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई स्टेट और सोसाइटी ये दो अलग अलग चीजें हैं, और ये दो अलग अलग चीजें होने के कारण सोसाइटी पहले बना है, समाज पहले बना, देन उस समाज ने धीरे धीरे एक स्टेट में, वो जो समाज था वो धीरे धीरे स्टेट में कन्वर्ट हुआ। आज भी आप देखिए कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो सामाजिक तौर पर अलग होती है, बट अगर हम लोग उस चीज को गवर्नमेंट या लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो वो चीजें अलग है। उसी का एक पार्ट है आपका मोरल वैल्यूज। तो कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि कहीं कहीं मोरलिटी हम लॉ में शामिल करते हैं बट कुछ पार्ट पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट, है ना। अगर हम वहां मोरल होते तो क्या हम किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते? नहीं, है ना। तो यहाँ पर जब आप सीक्वेंस देखेंगे या अलग अलग आप चीजों को वास्ट थोड़ा सा सोचेंगे भी तो भी आपको समझ आ जाएगा कि स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट से कई सारी चीजें जुड़ी हुई है, लॉ है, पनिशमेंट है, जस्टिस है, हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ऑल। बट अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी के साथ तो हम फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं, बट अगर सोसाइटी को भी सिक्योर करना है तो यहाँ स्टेट नाम की संस्था हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब स्टेट कैसे बना या स्टेट है क्या? स्टेट ये मान लीजिए कि एक एसोसिएशन है हम ही लोगों का, है ना। पर स्टेट को स्टेट कहे जाने वाली जो चीजें हैं वो कई सारी हैं। कैसे? देखिए पहले तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। द ओरिजिन ऑफ स्टेट हैज बीन अ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पर ओरिजिन के लिए कई सारी थ्योरीज है जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इससे।
स्टेट के कुछ फंक्शन से पहले में कुछ पार्ट इसका आई थिंक मिसिंग है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए सभी ने पढ़ा होगा कि स्टेट को स्टेट बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है और उसमें जो चीजें होती हैं वो क्या है, नोट डाउन कर लीजिए या तो ये आप लोग को याद ही है। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। ये चार ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आप सभी लोगों को याद भी हैं और बहुत अच्छे से आपको पता है कि स्टेट के साथ इन चारों में से कोई एक चीज भी नहीं है तो हम उसे स्टेट नहीं बोलेंगे। राज्य नाम की अगर कोई संस्था है तो उस संस्था के साथ ये चारों चीजें होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुता शक्ति है, संप्रभुता। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। हमने बोला कि स्टेट को स्टेट बनाने में अब अगर मैं इनमें से एक भी चीज हटा दूं तो क्या वो स्टेट कहलाएगा? वो एक नॉर्मल सा आपका एसोसिएशन रह जाएगा, नॉर्मल सा आपका एक समाज रह जाएगा, सोसाइटी रह जाएगी जिसमें कि सरकार नाम की अगर कोई संस्था नहीं है तो, या फिर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन ही नहीं है तो क्या वो स्टेट बन पाएगा? डेफिनेटली नहीं। अब यहाँ आपका एक निश्चित भूभाग नहीं है या आपकी एक निश्चित सर्टेन टेरिटरी नहीं है तो क्या हम ये मान लें इंडिया की टेरिटरी निश्चित है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इतनी सीमा हमारी है, इसमें कोई एंटर नहीं होगा, इससे आगे की हमारी नहीं है तो ये किसी और की है ना? तो यहाँ पर जो एक टेरिटरी वाला पार्ट है, पॉपुलेशन वाला पार्ट है, गवर्नमेंट वाला पार्ट है, और ये गवर्नमेंट अपने आप में कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब वो खुद सोवेरन हो। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, ये स्टेट एस्टैब्लिश होता है हम ही लोगों से, हम ही लोग इसे बनाते हैं, हम ही लोगों से बना हुआ है, पर उसके लिए मेन 4 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत जरूरी है, और अगर ये 4 एलिमेंट्स नहीं है, एक भी इनमें से कम है, तो हमारा स्टेट नहीं कहलाएगा। अब मैंने इसमें से बोला कि भाई गवर्नमेंट तो है पर सोवेरन नहीं है, तो क्या वो स्टेट कहलाएगा? जैसे कि मान लीजिए वो किसी और के पोजीशन में है, कोई और उसे कंट्रोल करता है, कोई और उसे चलाता है, तो डेफिनेटली उस पर बायसनेस, उस पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा? उसका होगा जो उस पर शासन करता है ना? तो स्टेट होने के लिए 4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले फंक्शंस पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग थ्योरीज पढ़ें कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेट बनने के पीछे कई सारे ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि अलग अलग थ्योरीज में दिए गए हैं। कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनका ये मानना है कि स्टेट बनने के पीछे अलग अलग चीजें रही होंगी, अलग अलग तरह का घटनाक्रम हुआ होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहा होगा, और ये जो सारी चीजें हैं ये मिलकर ये बताती हैं कि स्टेट किस तरह से बना। सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ को समझने के लिए सिंपली मैं आपको हिंदू लॉ से इसे रिलेट करके समझाना चाहूंगी, इजीली आपको समझ आएगा। मनुस्मृति आप लोगों ने हिंदू लॉ में पढ़ा है। मनुस्मृति या हमारे जो भी होली बुक्स हैं, क्या उसमें राज्य का जो सिद्धांत है आप लोगों ने पढ़ा भी था, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस के 3rd सेम में आप लोगों ने पढ़ा है हिंदू कंसेप्शन ऑफ स्टेट। ये कंसेप्शन जो हमने पढ़ा था उसमें सीधे से कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि जो राज्य बनता है वो ईश्वर की इच्छा से बनता है, विल ऑफ गॉड। स्टेट बनाने के पीछे जो मेन पावर है वो है ईश्वर का। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, चीन, मिस्र और इवन वर्ल्ड के कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं, गॉड में बिलीव करती हैं कि जो भी कुछ है वो ईश्वर के कारण है। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा 1400-1500 का जो टाइम था उस टाइम पर यूरोप में चर्च वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस था, और वहां के जो पादरी लोग थे वो मींस उन लोगों के हाथ में रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा आ चुके थे, धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, और उस कारण वहां के लोगों ने इस चीज को, ये डिवाइन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है उस टाइम पर अपने फुल फ्लैश में था कि हाँ ईश्वर है इसीलिए स्टेट है। तो जो डिवाइन कॉन्सेप्ट है उसका ये मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के कारण हुई है। कोई हम मान लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कई लोग हैं, लोगों ने मिलाकर स्टेट बनाया है या सोवरेन अथॉरिटी या फिर कोई भी राजतंत्र, इस तरह का नहीं। सीधे से उनका सिंपल ये मानना है कि डिवाइन थ्योरी मीन्स डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ जैसे हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर है आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आप नाम एक नोट कर लीजिए, सबसे फेमस जो नाम है वो है जॉन लॉक का, और आई थिंक ये पहले पढ़ा हुआ है।
जॉन लॉक का ये जो थ्योरी है, ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। जैसे कि कई बार इस थ्योरी को हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा करीबी, या हम ये बोले कि हमारा ये जो इमेजिनेशन है, या जो हमारे पास बेसिकली कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं है कि हम बोल दें, या कोई हमारे पास स्टडी किया हुआ या कोई होली बुक है जिसमें कहीं मेंशन किया गया है कि हाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही स्टेट बना है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है। पर क्योंकि सारे अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने व्यूज रखे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा है जॉन लॉक का, और उनके इस ओपिनियन को कई लोगों ने अग्री भी किया है। क्यों? क्योंकि जो जॉन लॉक है उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, एकदम सरल, सिंपल और सोबर। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि कोई हमारे राइट्स का वायलेशन ना करे, और ना ही हम किसी और के राइट्स का वायलेशन करें। मींस क्या होगा कि हम स्टेट में अगर हम लोग ज्वाइंट रहना चाहते हैं, एक एसोसिएशन, एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो उस ग्रुप की कुछ मर्यादाएं हों, उन मर्यादाओं का पालन हर व्यक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। अब अगर हर कोई इस तरह से करेगा तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि अगर हम कुछ नियम बना लें और उन नियमों को अपने ही समाज के कुछ लोगों में इस तरह से बांट दें कि वो हमें राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और अदर हमारे जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की गारंटी देते हैं, तो डेफिनेटली हम हमारे जो मनमाने राइट्स हैं, जैसे कि अगर हम वाइल्ड लाइफ में थे उस टाइम तक, जिस टाइम तक की स्टेट नहीं बना था, तो जब अगर हम वाइल्ड लाइफ में थे तो डेफिनेटली कोई लॉ नहीं था। अब अगर लॉ नहीं था तो आप तो मनमाने हिसाब से रहते थे। अब अगर मनमाने रहते तो उस मनमानेपन को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसी करने का जो तर्क दिया है उन्होंने, वो दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। उसी समाज के जो मनमाने अधिकार थे वो हमने अपने ही समाज के कुछ लोगों में को दे दिए, किस शर्त पर कि अब हमें वो प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन हर तरह का, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो। और ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा जो फेमस थ्योरी है आपके स्टेट का वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है, क्योंकि ये हर जगह आपको पढ़ने को मिल जाती है कि समाज कैसे राज्य कैसे बना। तो राज्य के पीछे एक तरह की संविदा हुई उन्हीं लोगों की जो लोग उस ग्रुप में रहते हैं, और वही ग्रुप के लोगों ने अपने मनमाने अधिकार किन्हें दे दिए, एक सोवरेन अथॉरिटी। एक में ऐसा नहीं है कि ये कोई ग्रुप हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं। हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे कि हम ये बोल दें कि हाँ इसी तरह से हुआ था। फिर एक आपका कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोगों का ये मानना है, अब जैसे मैंने कहा कि वाइल्ड लाइफ था, है ना, वाइल्ड लाइफ के साथ एक, अगर मैं बोलूं कि आज से हजारों साल पहले क्या इतना पॉपुलेशन था, तो डेफिनेटली नहीं था, काफी कम था। अब अगर कम था तो अगर हम बोले कि स्टेट की फर्स्ट यूनिट क्या होनी चाहिए, तो स्टेट की फर्स्ट यूनिट जो होगी वो होगी फैमिली। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें ये माना गया है कि जो सबसे पहली यूनिट होती है स्टेट की वो होती है परिवार, और वही परिवार मिलकर अलग अलग जब जैसे एक परिवार है, फर्स्ट यूनिट आपने फैमिली को कहा, फैमिली से गांव बने, गांव से मिलकर शहर बना, शहर से मिलकर एक राज्य बना, तो इन सब के पीछे कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ ऐसी थ्योरीज भी दी गई हैं जिसमें माना गया है कि जो लोग, जैसे एक फैमिली है तो फैमिली में सबसे हम मेन हेड ऑफ द फैमिली आज भी हमारे यहाँ पर किसे माना जाता है, एक तरह से वो एक्सेप्टेबल हो गया कि परिवार में पिता को हम सबसे ऊपर मानते हैं, है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें आपको मैं बता दूं कि इवन इस कॉन्सेप्ट को जो लोग हेनरी मैन हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा स्टडी किया और उस चीज को ये माना कि स्टेट का जो ओरिजिन हुआ है वो परिवार से हुआ है, और परिवार से इसका डेवलपमेंट हुआ, और परिवार में भी स्पेसिफिक उन्होंने फादर की, यहाँ उनका ऐसा मानना है कि कुछ परिवारों में तो फादर को इतना तक, उनकी स्टडी है ये, कि फादर को इतना तक राइट हुआ करता था पहले के जमाने में कि अगर वो चाहें तो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को कैपिटल पनिशमेंट भी दे दें अगर उसने कुछ गलत किया है तो। मींस यहाँ पर एक सोवरेन वाला पावर सबसे पहले डेवलप अगर हुआ है तो वो इस पार्ट पर हुआ है।
फिर से समझिएगा इसे कि जैसे हम बोलते हैं कि संप्रभु कौन होता है, जो कोई भी डिसीजन ले सके, है ना। संप्रभु कौन होगा, जिसके ऊपर कोई ना हो। तो यहाँ पर पितृसत्ता क्या होती है कि पिता को सर्वोपरि माना गया। अब क्योंकि स्टेट के जन्म के पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो ये माने गए हैं क्योंकि स्टेट का जन्म हुआ है, राज्य का जो विकास हुआ है वो परिवार से हुआ है। तो परिवार का मुखिया कौन होता है, परिवार का हेड कौन होता है, डेफिनेटली पिता होते हैं। अब अगर पिता हैं तो पिता का जो कॉन्सेप्ट है, उनका ये मानना है कि धीरे धीरे ये इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि यहाँ पर जो फैमिली से कुटुंब, कुटुंब से परिवार और परिवार से एक पूरा का पूरा कुनबा, जिसे क्लेन कहा जाता है, उसमें ये कन्वर्ट हुआ। और उस चीज को ये मान लिया गया कि नियम जो आए, नियम, कायदे, कानून, लॉ, इस कॉन्सेप्ट के पीछे स्टेट का जन्म ऑटोमेटिकली हुआ। सेम कॉन्सेप्ट भी एक बोलते हैं ना कि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इसी से लगा हुआ है क्योंकि इसे हेरिडेटरी थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कि माता और पिता, मदर एंड फादर, दोनों को कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं हेड ऑफ द फैमिली माने गए हैं। इवन ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, कई सालों पुराना है। हेनरी मैन ने इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस समय शादी नाम की संस्था नहीं थी, उस समय माता या मदर का जो रोल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि क्योंकि जन्म देने वाली जो है माँ है और उनका उनके बच्चों पर जो राइट है वो किसी और का नहीं हो सकता। उनके लिए जो डिसीजन लेना है उसका जो राइट होगा वो मदर के सिवा किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि उस टाइम तक हेनरी मैन का ऐसा मानना है कि जब शादी नाम की जो संस्था थी वो नहीं डेवलप हुई थी, इसलिए पिता के लिए कहा नहीं जा सकता था कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर जो माता से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता था फैमिली में या कुटुंब में या जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन होता था उसमें वो मदर हुआ करती थी, और उनकी जो एक संप्रभुता हुआ करती थी वो अपने बच्चों से रिलेटेड, और धीरे धीरे सेम चीज हुआ कि वो परिवार से कुटुंब से और आगे बढ़ी। इसी तरह किनशिप, अब जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, एक ही तरह का समुदाय है, एक ही तरह की संस्था है ना, एक ही तरह के लोग हैं, सिमिलर मेंटालिटी के हैं, ऑटोमेटिकली जो बहुत स्ट्रॉन्ग या एक तरह के विचारधारा है उसे फॉलो करते हैं, तो वो उस तरह से स्टेट अपने आप से बनने लगा, जिसे बोला जाता है सगोत्रता। फिर रिलीजन वाला पार्ट भी इसी का है, और इसमें एक और आप लोग नोट डाउन करिएगा, फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी शायद सभी को याद भी हो कि एक जैसे बोलते हैं ना बल का सिद्धांत, फोर्स थ्योरी का के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब हम प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, प्रॉपर एक सिस्टम में नहीं आए, उस टाइम पर फोर्स थ्योरी से रिलेटेड जितने भी जूरिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, जो लोग बलशाली थे, जो लोग दूसरों पर शासन करना चाहते थे, जैसे कि अगर एक ग्रुप है जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिन्हें समझता भाई नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकते मैं इसका, परेशान होते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग, सगोत्रता है ना। फिर रिलीजन वाले पार्ट पे हम ये बोल सकते नहीं, मैं आपको फोर्स थ्योरी समझा रही थी। हाँ, फोर्स थ्योरी मीन्स कि जहाँ पर बल के आधार पर लोग अपने आप, जो शक्तिशाली हैं, जो पावरफुल है, उन लोगों ने अपने हिसाब से स्टेट को मतलब अपने नियम बनाए, और उन नियमों को मानने के लिए कौन लोग मजबूर हुए, जो लोग, जिन लोगों के पास उन नियमों को मानने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। क्लास स्ट्रगल एंड वॉर, ये भी एक पार्ट होता है। वॉर तो आप लोग समझते ही हैं कि जब दो देशों के बीच में किसी भी तरह का युद्ध होता है तो जो उस पर विजयी हो जाता है डेफिनेटली वो स्टेट उसके अंडर में चला जाएगा। क्लास स्ट्रगल भी कई बार इसी तरह का है कि जब लोग आपस में बहुत ज्यादा, जैसे एक नए वार वाला पार्ट हम ये बोल सकते हैं कि किसी नए स्टेट के जन्म के लिए हम यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल कर सकते हैं, पर जो पुराने ओरिजिन वाले पार्ट है, ओरिजिन में भी क्योंकि वॉर को इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा स्टेट है जो कि ऑलरेडी प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं है या उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी और ने उसे अपने पोजीशन में लिया और देन उसके बाद उसका एक नए तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। यहाँ पर क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष जिसे बोला जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि बल का सिद्धांत जो फोर्स थ्योरी है, फोर्स थ्योरी की तरह ही क्लास स्ट्रगल भी है, और क्लास स्ट्रगल में आपस में
जिन लोगों के बीच किसी तरह का अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग में जो लोग प्रॉपर, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ, और एक होते हैं ना, एक होता है शासक और एक होते हैं शोषित, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष वाला सिद्धांत है, तो इसमें जो विजयी होगा वो डेफिनेटली उसके लिए स्टेट और उसके लिए सोवरेन अथॉरिटी और उसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होंगे। फिर सबसे मेन चीज जो स्टेट के जन्म के लिए कुछ लोगों का यह मानना है कि स्टेट के जन्म होने के पीछे या स्टेट का जो ओरिजिन है उसके पीछे जो मेन तर्क है वो है पॉलिटिकल कंसेंसस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एक बार हमें ये समझ डेवलप होने लगी कि राजनीति क्या होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लोगों को सेंस आया कि सिस्टम क्या होता है, देन धीरे धीरे अपने आप से स्टेट बनने लगा। पॉलिटिकल में अपने आप वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो किसी स्टेट को स्टेट बनाती हैं, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पर हो, चाहे वो नियमों के आधार पर हो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल कंसाइनेंस की बात करते हैं तो जब एक इस तरह का समझ डेवलप हुआ तो यहाँ पर उस समझ ने क्या डेवलप किया कि नहीं, कुछ नियम होने चाहिए। अब वो नियम तो आपने बना दिए बट उसे मान कोई नहीं रहा, तो क्या करेंगे, देन उसके पीछे फिर हम पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। फिर क्योंकि अब अगर यहाँ कुछ लोगों को अथॉरिटी बना दिया जाए और कुछ लोगों के हाथ में रूल्स रेगुलेशंस दे दिए जाए तो उन्हें मनवाने के पीछे भी तो कोई तर्क हो। मतलब यहाँ पर आदेशात्मक, जैसे यहाँ पर आप लोग कॉन्सेप्ट याद करिए इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ ऑस्टिन का, कि यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई राजा है या कोई सोवरेन अथॉरिटी है देन उसके बोले हुए शब्द एज इट इज लॉ के रूप में एप्लीकेबल होने चाहिए वहां की प्रजा पर, है ना, जो भी वहां के लोग हैं उन पर। देन सेम चीज कि जब एक बार पॉलिटिकल इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये आ गया देन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्टेट बनने लगा। तो यहाँ पर जो मेजर आपके थ्योरीज हैं स्टेट के ओरिजिन को लेकर, डिवाइन थ्योरी, सोशल थ्योरी, और सोशल में फिर आपका जो ये है हेरिडिटरी थ्योरी, इसको आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, क्लास स्ट्रगल के साथ फोर्स थ्योरी को मेंशन करेंगे, और इस तरह आपकी जो भी आपको थ्योरीज इजीली बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं वो थ्योरी आप लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जरूरी नहीं आप इतना वास्ट पढ़े, 2 से 3 थ्योरीज भी अगर आप डिटेल में लिखते हैं प्रॉपर तो वो आपके लिए इनफ है। देखिए अब फंक्शंस ऑफ स्टेट, प्राइमरी फंक्शंस। अब प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या है, सबसे पहले आप थोड़ा सा ही कोरिलेट करिए, जैसे हमने पढ़ा स्टार्टिंग में व्हाट इज स्टेट, देन स्टेट के मेन एलिमेंट्स में हमारा था पॉपुलेशन, टेरिटरी, सरकार और सोवरेनिटी, है ना, गवर्नमेंट के साथ। अब उसके बाद हमने देखा कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। अब स्टेट का ओरिजिन जब हुआ तो मैंने कई जगह हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मेन काम क्या है कि भाई उसके पीछे जो तर्क था वो क्या था कि हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी वो प्रोटेक्शन वाला पार्ट अगर हम देखें तो स्टेट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट आर फंक्शंस आर वार एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पहला तो आपको बाहरी सुरक्षा से बचाना, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मींस अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जो इंटरनली जितने लोगों ने मिलकर उस स्टेट को बनाया है वहां पर प्रॉपर जस्टिस को मेंटेन करना। अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अगर आपको इंटरनल पीस नहीं है, आपकी गवर्नमेंट उस चीज को हैंडल नहीं कर पाती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट फेल हो गया। स्टेट में कई बार इस तरह की चीजें होती है, क्या होता है, गवर्नमेंट जब वहां की सरकार फेल होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेन जो चीज है, सबसे मेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट था स्टेट के जन्म लेने का, वो यही था कि आपकी इंटरनल और बाहरी सुरक्षा, प्रोटेक्शन। अब हमने अभी इस चीज को किस तरह से कोरिलेट किया कि हम लोगों की सुरक्षा, हम लोगों की डेफिनेटली जितने भी लोग हैं सभी की, किसी एक की तो है नहीं। तो यहाँ पर उसे सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में लिया जाएगा कि यहाँ पर बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा मीन्स प्रोटेक्शन, प्रॉपर प्रोटेक्शन में आप आपके दुश्मनों से आप मेंटेन रखें, देन आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से मेंटेन किया जाए कि सभी लोग उसका पालन करें। क्या हमारे यहाँ पे जैसे कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, विधि सबके लिए समान है और विधि सबसे ऊपर है। विधि सबके लिए समान है तो क्या हम कुछ लोगों को प्रिविलेज्ड बना देंगे, नहीं, मींस स्टेट
तो यहाँ पर स्टेट का एक काम ये भी है कि ये भी है, इसी मीन सबसे मेजर, सबसे प्राइमरी फंक्शन में उस चीज को रखा गया है कि हमारे यहाँ के लॉ, रेगुलेशंस, रूल्स प्रॉपर एप्लीकेबल हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आंतरिक बाहरिक सुरक्षा हो, और साथ ही जो विधि बनाई जाए वो कैसी हो, सभी के लिए समान हो, सभी के ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो। ये ना हो कि कुछ को आप प्रिविलेज बनाते हो और कुछ को नहीं। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है, जहाँ की ये जरूरी हो जाता है कि जब लॉ बनाए जाए तो सभी के लिए प्रॉपर एप्लीकेबल हो, सभी लोगों से माने। अब देखिए सेकेंडरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन जो आपका है वो है, मेन पार्ट जो है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि भाई सबसे पहले आपकी चीज ये है कि आप बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, है ना। अब उस सुरक्षा के साथ क्या उस सुरक्षा को या उस प्रोटेक्शन को मेंटेन करना इतना इजी है, सिंपली हो जाएगा, कुछ नियम बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए, एप्लीकेबल कर दिए, दैट्स इट? नहीं, इन सब के साथ एक वेलफेयर वाला जो पार्ट है तो उसे मेंटेन करने के लिए आपको इतनी ज्यादा चीजें करनी है। जैसे कि अब मैं कहूँ आपको कि आप इंडिया का प्रियम्बल यहाँ पर याद करिए, है ना। आप जब उसे रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमारे प्रियम्बल में हमने कितनी सारी चीजों को मेंशन किया है कि भाई सोवेरन, फिर आपका रिपब्लिक, जस्टिस, जस्टिस में सारे जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपका आर्थिक न्याय, सारी चीजें उसमें शामिल हैं। फिर हमने इसमें सेकुलरिज्म से लेकर एवरीथिंग, मींस प्रियम्बल वाला पार्ट अपने आप में ये शो करता है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। जब हम अगर हमारे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से भी रिलेट करेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी सारी चीजें होती हैं जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए जरूरी होती हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो ड्यूटीज हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज हो। तो ये सारी चीजें कैसी हैं जो कि स्टेट के सेकेंडरी फंक्शंस में आती हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टेट वाला जो पार्ट है आपका वो क्या क्या चीजों को कवर करता है। सबसे फर्स्ट आप इसमें सिनॉप्सिस जो बनाएंगे, इंट्रो, इंट्रो के बाद स्टेट का डेफिनेशन एंड मीनिंग, उसके बाद मेन एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स में आप 4 एलिमेंट्स डालेंगे, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। देन आप लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट के कुछ थ्योरीज मेंशन करेंगे जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन थ्योरी और ये आपके हेरिडिटरी वाला, और एक और क्लास स्ट्रगल के साथ फोर्स थ्योरी। उसके बाद आपके मेन फंक्शंस आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो स्टेट के लिए जरूरी हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और यहाँ पर मेन ऑर्गन्स, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता ही है कि मेन हमारे जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है तो गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो जो 3 ऑर्गन्स होते हैं आप सभी को पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्योंकि यहाँ पर जब हम गवर्नमेंट वाले पार्ट पर अगर आते हैं तो क्या गवर्नमेंट में क्या चीजें हैं जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम करेंगे। तो ये 3 मेन पिलर है हमारे, जो हमारे स्टेट के मेन ऑब्जेक्ट को भी फुलफिल करेंगी कि हमने जो पूरा, जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टेट के पीछे पर्पस क्या था, बनने के पीछे, ओरिजिन के पीछे पर्पस क्या था, उस पर्पस को फुलफिल करने, डेफिनेटली हमारे राइट्स, हमारा प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें, तो उनको फुलफिल करने के मेन टूल्स हमारे अगर हैं तो ये वो सारे टूल्स हैं जो कि हमारे उस पार्ट पर चीजों को कवर अप करते हैं और उसे प्रॉपर फुलफिल करते हैं। चलिए, थैंक यू। इतने बार नेटवर्क जाने के बाद भी अगर आप लोग